जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है। 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे EWS एक अलग विभाग बना दिया और उसे 10% आरक्षण दे दिया, जबकि उनकी जो पूरी जनगणना कराई जाए तो उनका उतना क्राइटेरिया नहीं है जितना कि ओबीसी में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। हम पहले मोदी जी के फैन थे, हाँ, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? उनका नाम है हनुमान बेनीवाल और इस बार ये कहा जा रहा है कि वो किसी पे सॉफ्ट हैं अगर तो वो कांग्रेस है। दोनों मिले हुए हैं नहीं, साथ मतलब गठबंधन हुआ है। गठबंधन नहीं हुआ है, ऑफिशियली अनाउंस। नागौर उतारता ना, नागौर नहीं उतारा, केजी ओसिया नहीं उतारा, लाडनू नहीं उतारा, तो मतलब गठबंधन एक तरह की। बीजेपी धार्मिक राजनीति ज्यादा कर रही है, सिर्फ हिंदुओं के लिए बोल रही है, वो गलत है ना। इससे ज्यादा बढ़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम के दंगे वगैरह, सब ज्यादा हो रहा है। अभी तो भरतपुर में हुए थे। अशोक गहलोत सरकार पे ना भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हैं। उधर से वो की आवाज आई, हाँ, सहमति की आवाज लगे हैं, आरोप तो लगे हैं भ्रष्टाचार का। कांग्रेस 60% भ्रष्टाचारी, बीजेपी पूरी 100% भ्रष्टाचारी। हाँ, नितिन गडकरी जी के बारे में मेरी अच्छी राय है। हाँ, वो तो उनका तो अच्छा काम है। वैसे बीजेपी में एक ही बंदा है। अब जैसे यहाँ पर इस सीट की बात करें, हरेंद्र मिर्धा वर्सेस ज्योति मिर्धा, दोनों जाट हैं, तो फिर चुनाव किस आधार पे होगा? अभी टक्कर है, कुछ बता नहीं सकते, कह नहीं सकते कौन आगे। अभी पर है, अभी कितने वोट लेते हैं मुसलमान के। हाँ। यदि ज्यादा लेंगे तो ज्योति जीतेगी, नहीं तो हरेंद्र जी। लगभग 10 में से 4 सीटें नागौर में पक्का RLP के आ जाएगी। 10 में से 4? 10 में से 4। वो बहुत जोर से हंस पड़े इस बात पे, बहुत जोर से हंसी छूटी है उनकी। नमस्ते, लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा अब नागौर में आ चुकी है। नागौर सदर, नागौर शहर की जो सीट है वहाँ पर मैं हूँ। महत्वपूर्ण सीट इसलिए है, लोगों की नज़रें इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मारवाड़ का जो रसूखदार राजनीतिक परिवार है, उसी परिवार से दोनों पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही हैं, जो 2 महीने पहले ही कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, लोकसभा की सांसद भी रही हैं। और कांग्रेस की ओर से हरेंद्र मिर्धा, जो रिश्ते में उन्हीं के चाचा लगते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 1998 में वो आखिरी बार यहाँ से नागौर से विधायक बने थे और उसके बाद से वो लगातार चुनाव तो लड़े हैं पर जीते नहीं हैं। जाट बहुल ये सीट है, ज़्यादातर यहाँ पर या तो जाट विधायक रहे हैं या मुस्लिम विधायक रहे हैं। एक महत्वपूर्ण समीकरण और है हबीबुर रहमान का, जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से 10 साल विधायक रहे। इस बार कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, मिला नहीं उनको, तो अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हबीबुर रहमान कितने वोट काटेंगे उससे तय होगा कि ज्योति मिर्धा की सीट निकलेगी या नहीं। ये तो स्थानीय समीकरण है, पर मैं इस समय एक छात्रावास में हूँ। ये नाथूराम मिर्धा, जो उसी मिर्धा परिवार के बड़े नेता रहे, उनके नाम पर ये छात्रावास है। इस छात्रावास में नौजवानों से घिरा हुआ हूँ। नागौर और नागौर के आसपास के लोग, नौजवान यहाँ पर रह कर के तैयारी करते हैं इस छात्रावास में। इनसे बात करते हैं। पहले इस छात्रावास के बारे में बताइए और अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम छोटूराम गोदारा है। ये छात्रावास क्या है, इसकी थोड़ी बताइए, थोड़ी पृष्ठभूमि। नाथूराम जी मिर्धा के नाम पर मिर्धा परिवार की तरफ से ही ये ज़मीन दी गई थी जिस पर यह छात्रावास बना था। इस छात्रावास को संचालित हुए अभी 5 साल हो गए हैं और कोरोना काल के बाद में से यहाँ से 81 सिलेक्शन निकल चुके हैं, जिसमें यहाँ सभी जो छात्र रहने वाले हैं वो स्वयं अपने कमरों में सेल्फ स्टडी करते हैं, जिसमें 81 सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें RS से लेकर राजस्थान पुलिस तक हर विभाग में सिलेक्शन हो रखा है। और यहाँ का जो रहने का पानी का खर्चा है वो सब फ्री है। खाने का मैनेजमेंट भी यहाँ के छात्र ही करते हैं, जो प्रति महीना 2000 रुपये से कम आता है। ठीक है। और ये जाट छात्रा, जाट समाज के लोग, ज़्यादातर सभी जाट समाज के लोग रहते हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल सकता है ये जो बातचीत होगी कि राजस्थान का, ख़ासतौर से मारवाड़ के इस इलाके का जाट समाज क्या सोचता है राजनीति में, नौजवान जाट समाज के लोग क्या सोचते हैं। ठीक कही भाई हैं? क्या नाम है आपका? प्रकाश भाकर। प्रकाश भाई, ये बताओ, नौजवानों के लिए मौजूदा सरकार ने कैसा काम किया है? नौजवानों की अपेक्षा सरकार से क्या है? 1 लाख नौकरी का वादा था, इस बजट में भी किया गया, पिछले में भी किया गया। क्या भर्तियाँ पूरी हुई? लगभग अमूमन भर्तियां हो चुकी है पूरी, और मतलब सरकार की योजनाएं भी बहुत अच्छी थी। लगभग कांग्रेस सरकार के मतलब ज़्यादातर अनुमान लगा रहे हैं कि मतलब रिपीट होने के चांस भी है। नौजवान संतुष्ट है आपके साथ? लगभग अधिकतर नौजवान संतुष्ट है। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुरेश भाकर। सुरेश जी, रीट ये 17 पेपर हुए यहाँ पे,
सब पेपर लीक ही होता रहा। बड़ी आलोचना है ये कांग्रेस की, पेपर लीक हुआ। यहाँ पे है कोई रीट का जिसने दिया हो? रीट वाले हैं, रीट वाले ही हैं सब, ज़्यादातर रीट वाले। अच्छा, तो रीट वालों की नाराज़गी नहीं है अशोक गहलोत सरकार से? बिल्कुल है, नाराज़गी है। क्या है बताइए, नाराज़गी को थोड़ा बताइए, समझाइए कि कैसे। नाराज़गी है ये है कि एक तो पेपर बहुत ज़्यादा लीक हुए, भर्ती 5 साल तक अटक गई, उसको लेकर नाराज़गी है। जी हाँ, जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि विभिन्न प्रकार की भर्तियों करके 1 लाख पदों का वर्गीकरण करके युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उसमें वो काफ़ी जगह असमर्थ रही है क्योंकि बहुत सारे पेपर आउट हो चुके हैं। उनकी जो कार्यशैली है, जिस प्रकार पेपर को रखना, वो कार्यशैली में सक्षम नहीं रहे। इसी वजह से रीट एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार जो सरकार आए वो एक ऐसा आयोग बनाए जो परीक्षा कार्यक्रम से लेकर के अंत तक रिजल्ट आए उस तक का निवारण कर सके, पेपर माफियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसलिए एक अलग स्वशासित आयोग बनना ज़रूरी है जिस पर हम यहाँ रोक लगा सके कि विभिन्न प्रकार के जो नकल हो रहे हैं और जो अनुचित उपकरणों का उपयोग करके नकल करवाई जाती है उनको बंद किया जाए। अभी जो स्थिति अभी पिछले 5 सालों में थी, जितने रोज़गार का वादा किया था वो रोज़गार नहीं मिले हैं। ज़्यादातर उन्होंने जो रोज़गार दिए हैं वो प्राइवेट सेक्टरों में है और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो भी राजस्थान में बहुत कम है। इसलिए ये आशा है कि जो भी अभी सरकार रिपीट हो रही है वो हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भर्तियों को, जो भी सरकार रिपीट हो रही है या जो भी आ रही है, जो भी आ रही है सरकार, जो भी सरकार आ रही है उससे हमें यही आशा है कि वो हर विभाग में ऐसे नौजवान युवकों को लगाए जो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। केंद्र सरकार में भी एक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बहुत उछला था क्योंकि 18 अप्रैल 2018 को एक ऐसा पत्र निकाल दिया था जिसमें कहा गया कि जो एक सर्विसमैन है उनका जो 12.5% श्रेणियों में अलग वर्गीकरण था, उस वर्गीकरण को श्रेणियों को हटा करके समुचित कर दिया था, जिससे सारे युवा जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था और सबसे ज़्यादा एक सर्विसमैन का सिलेक्शन हो रहा था। वो भी नाराज़गी रही थी और इस वजह से युवाओं को मौका नहीं मिला। और जो ठीक है, तो इन्होंने 2-4 मुद्दों को छुआ। इसमें मैं बैठ जाऊँ भाई साहब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम केसाराम है। क्या? केसाराम। तो ये इन्होंने कहा, इन्होंने कुछ आलोचनाएं भी की मौजूदा सरकार की। नौजवान क्या सोचता है इस बारे में? आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत सरकार ने नौजवानों के मुद्दे पे कैसा काम किया? वैसे तो अशोक गहलोत ने किसानों के बाद नौजवान अच्छा किया, लेकिन ये पेपर लीक वाला मामला थोड़ा ठीक नहीं लगा। हाँ, तो अब जैसे आप लोग वोट डालने जाओगे, कौन सी विधानसभा में वोट है आपका? हमारा नागौर विधानसभा। नागौर शहर, यही वाली विधानसभा, ज्योति मिर्धा वाली सीट। ज्योति मिर्धा। तो आप ये रीट वाला मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा आपके लिए वोट डालते हुए, या और दूसरी चीज़ें भी आप देखोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो, हमारे थर्ड पार्टी का पहला मुद्दा थर्ड पार्टी का था, किसी समर्थन, लेकिन अब वो तो नहीं है। फिर भी हम ऐसी सोच रखते हैं कि अच्छा नेता हमारे क्षेत्र का बढ़िया काम करे, उसी को वोट देंगे जो आगे हमारा अच्छा काम करे। ये तो बहुत सरकारी लाइन है, एनसीईआरटी की किताब में लिखी होती है ये। वोट तो ऐसे डालता नहीं कोई भी जो अच्छा काम करे। क्या सोच के डालोगे? हम तो पहले तो ये सोचेंगे कि आगे सरकार अच्छी बने। हाँ। तो हमारा मत यही रहेगा। अच्छी कौन सी है? इतना क्यों लिफाफे में बंद करके रखा हुआ? देखो, लिफाफे में ये बात रखनी पड़ेगी कि हम ये बात 25 तारीख को जब वोट देंगे। ठीक है, ठीक है, आपका अधिकार है गोपनीय मतदान का। गोपनीय मतदान। लेकिन ये एक स्पष्ट कर दूं कि हम पहले मोदी जी के फैन थे। हाँ। लेकिन अब बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन हुआ था, उसमें 1000+ किसान शहीद हो गए थे, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द भी किसानों के बारे में नहीं बोला। दूसरा मुद्दा पहलवानों के बारे में। पहलवानों के बारे में जो आरोपी था उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के बदले उसको पक्ष किया। पहलवान बहनों को सताया गया, उसको मारपीट की, लेकिन उसको न्याय नहीं। चलो, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बार मैं पूछता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा दूर ले जाओ। 2014 में आप में से कितने लोगों ने, या आप लोगों के परिवारों में कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी 2014 लोकसभा चुनाव की पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया था? 14 में सबने दिया था? हैं? आपने नहीं दिया, पर मोस्टली सबने आपने दिया था। 14 में दिया था। 19 में? 19 में हनुमान जी से गठबंधन हो गया था, पर दिया किसको था आपने? हनुमान जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, और अब आप में से कितने लोग अभी भी मानते हैं कि आपके पक्ष के लिए सबसे बेहतर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है? केंद्र सरकार के अंदर हम है ना बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। विरोध करते हैं बीजेपी। क्या? क्यों विरोध क्यों करते? खुला विरोध। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने तो किसान आंदोलन और एक पहलवान
अग्निपथ से सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को हुआ है। इन तीनों से भारी आक्रोश है और बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। देखिए, तो ये मतलब जब हम सोचते हैं कि कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस लेकर के उस आंदोलन को शांत कराया, लेकिन वो आंदोलन शांत होने के बावजूद वो अग्निपथ योजना का इन्होंने जिक्र किया और बृजभूषण शरण सिंह का जो केस था, किसान अपने ओलंपिक मेडलिस्ट प्रदर्शन पर बैठे थे, उसका सेंटिमेंट अभी तक कम से कम जाट समाज के नौजवानों में दिखता है यहाँ पर राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम तो किया होगा, पिछले कुछ 10 साल से उनकी सरकार है, आपके हिसाब से? मुझे तो मोदी के कुछ ही काम अच्छे नहीं लगते। कुछ भी नहीं लगता अच्छा? सीधी चीज़ तो यह है कि ये धार्मिक चीज़ें ज़्यादा हो रही, हिंदू मुसलमान, जहाँ देखो जो वोट बांटते हैं वो राजनीतिक जाति के हिसाब से देखते हैं, टिकट देना है किसको देना है, आरएसएस वालों को देना है, वैसे पूरा एकदम जाति वाला फैक्टर, धर्म वाला फैक्टर, ये ठीक नहीं लगता। धर्म वाले आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन जाति का तो सभी पार्टियां जाति के हिसाब से वोट देती हैं, जाति फैक्टर ही देख करके वोट होता है। थोड़ा एक नेशनल लेवल की पार्टी है तो थोड़ा वो एजुकेशन पे मोदी की कैबिनेट मंत्री में एक भी ओबीसी का मंत्री नहीं है। नहीं, ये गलत जानकारी है। कैबिनेट मंत्री नहीं है। आप में से रीट लेवल 2 वाले कौन से हैं? लेवल 2 वाले हैं आप? लेवल 2 हो आप भी भाई साहब? तो ये लेवल 2 में तो हमने सुना था बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार से, क्योंकि लेवल 2 के कुछ 5,000-6,000 पद लेवल 1 में ट्रांसफर कर दिए थे मौजूदा अशोक गहलोत सरकार ने। वो मुद्दा है? ये मुद्दा है वाकई तौर पे। 4,500 पदों की L2 में कटौती कर दी गई थी। जो पहले बोला था इतनी भर्ती होगी, उतनी हुई नहीं। तो आजकल दीपावली के टाइम 4500 घरों में दीपावली की रोशनी हो जाती, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। गहलोत तक भी ये मुद्दा पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारों में इसके प्रति विरोध है और सबसे बड़ी नाकामी रीट भर्ती है अशोक गहलोत के लिए। फिर भी काफ़ी हद तक इसको कवर किया, ठीक करने की कोशिश करी है, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए कि एक बेरोजगार कम से कम 5 साल एक भर्ती के लिए लगा रहे और 3 बार रद्द हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें सुधार करना चाहिए। क्या नाम है आपका? थोड़ा ऐसे में माइक। राजेंद्र काला। क्या है आपके लिए मुद्दा सबसे बड़ा चुनाव जब वोट डालने जाए? सर हमारे लिए तो यही है, युवाओं के लिए रोजगार वाला। क्या किस चीज़ की तैयारी करते हो? हम अभी ये रीट वाली कर रहे थे पहले तो। लेवल 1 2 नहीं, लेवल 2 के लिए। लेवल 2 हाँ। तो ये जो इन्होंने बात कही, ये इससे सहमत हो आप? हैं? इससे सहमत हैं, लेकिन अभी काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी सुधार किया है गहलोत सरकार ने वापस। और योजना भी निकाली और ये युवा संबल योजना है, इसे भी अच्छा है। हमारे यहाँ पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री पढ़ाई हो रही है, घर वालों पे बोझ नहीं बन रहे हैं। मतलब ये कि थोड़ी नाराजगी तो है जाट नौजवानों में, लेकिन अशोक गहलोत से थोड़ा कि अब जो लास्ट में उन्होंने जांच की, कवर की, उससे थोड़ा सा वापस नाराजगी कम हुई है। सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। युवा बूढ़े लोगों के लिए पेंशन बढ़ा दी, ये राशन योजना चालू कर दी, फूड किट चालू कर दिया, इंदिरा गांधी रसोई योजना है और ये उज्ज्वला योजना है, इसमें 500 चिरंजीवी योजना है। ठीक है, वो ओपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू। उन्होंने कहा कि ओपीएस एक्ट भी लाएंगे, इस बार वादा किया उन्होंने। लेकिन मोदी जी कहीं भी जाते हैं ओपीएस की बात भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। हाँ, मतलब बीजेपी सरकार कहीं ओपीएस की बात भी नहीं। बीजेपी सरकार ओपीएस के पक्ष में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस जीती इसी मुद्दे पे। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। एक चीज़ मुझे ये बताइए, आप लोगों के समाज के एक बड़े नेता हैं, अब बहुत बड़े हो गए, आपके इलाके के सांसद भी हैं नागौर से, है ना? मतलब उनकी बड़ा एक फैक्टर, तीसरा फैक्टर उनको लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आरएलपी। उनका नाम है हनुमान बेनीवाल। उन लोगों, वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और इस बार ये कहा जा रहा है कि वो किसी पे सॉफ्ट हैं अगर, तो वो कांग्रेस है। सही कह रहा हूँ? हाँ, लग तो रहा है ये। और हम भी उनका मैनिफेस्टो सेम लग रहा है इस बार, युवाओं के लिए और किसानों के लिए सेम लग रहा है, कांग्रेस और ये बेनीवाल का। हाँ, क्या कह रहे हो? सही, दोनों थोड़ा आगे आके बताओ। दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले हुए हैं? मिले हुए नहीं, साथ मतलब गठबंधन हुआ है। गठबंधन नहीं हुआ है, ऑफिशियली अनाउंस। नागौर उतारता ना, नागौर नहीं उतारा, केजी ओसिया नहीं उतारा, लाडनू नहीं उतारा, तो मतलब गठबंधन एक तरह का। तो ये आपके लिए क्या मुद्दा है? सब लोग थोड़ा दबी जुबान में बोल रहे हो, आपने खुल के बोल दिया कि हाँ ये कुछ सेटिंग तो है इनकी। दोनों मिले हुए, यही तो बोल रहा हूँ। नहीं, मुद्दा क्या है आपके लिए चुनाव में? क्या सबसे बड़ा मुद्दा? ये रोजगार मिले युवाओं को। इस सरकार ने कैसा काम किया? अच्छा काम किया। बीजेपी सरकार थोड़ा पेपर वाली हुई, बाकी तो गहलोत सरकारी योजना अच्छी योजना है। और बीजेपी में भी ये मान रहे कि कांग्रेस सरकार में ज़्यादा मतलब पेपर आउट हुए। वैसे 11 पेपर बीजेपी सरकार में ही हुए, वसुंधरा सरकार में।
इनके 17 हो गए, उनके 11 हुए थे, बस ये है। दोनों कई हाथ कीचड़ में जमे हुए हैं। भर्ती ज्यादा करवाई है। जब हनुमान बेनीवाल जी ने बीजेपी से गठबंधन किया था तो गठबंधन इसी आधार पर हुआ था कि किसानों की बातों को हमेशा आगे रखा जाएगा और जो किसानों के मुद्दे रहेंगे और जो शिक्षा का क्षेत्र है उनमें रखे जाएंगे, तो उन चीज़ों में नाकाम रही बीजेपी। क्योंकि एक मोटा किसान फैक्टर आंदोलन हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप किसान आंदोलन को वापस ले लो, जो ये मांगे हैं वापस ले लो। जब मांगे नहीं ली तो उन्होंने अपना समर्थन ही वापस ले लिया था। अब भी वो इस बार भी अगर वो गठबंधन करेंगे किसी के साथ तो वो उन्हीं बातों के आधार पर करेंगे कि सबसे पहले युवाओं के मुद्दे और किसानों के मुद्दों को सबसे ऊपर प्राथमिकता पर रखा जाए। अगर मान लो आगामी सरकार भी ये काम करने में असफल रही तो फिर वो अपना गठबंधन तोड़ देंगे। ठीक है। वैसे अभी कांग्रेस से गठबंधन ऑफिशियली नहीं है, पर महत्वपूर्ण तथ्य ये जानने लायक है कि नागौर सीट जहाँ पर हम अभी खड़े हैं वहाँ से आरएलपी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, जबकि नागौर से ही वो सांसद हैं। ये जो इलाका है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उसके लिए मजबूत इलाका है। तो इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर आरएलपी हरेंद्र मिर्धा जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं उनको जिताने की कोशिश कर रही है और बदले में वो हरेंद्र मिर्धा से मिर्धा परिवार के इस हिस्से का समर्थन चाहते हैं अपनी सीट पर खींवसर से। सही बात है, ऐसा नहीं है? जीत रहे हैं वो तो सब श्योर जीत रहे हैं वहाँ से। डांगा साहब का कुछ है नहीं वहाँ, वो तो जीत रहे हैं। वैसे अब इस बार ज्यादा से जीतेंगे जी। हरेंद्र जी पिछली बार वहीं से भी थे लेकिन वो नहीं हरा पाए। खींवसर से उनको कोई नहीं हरा सकता। वो मतलब जनता में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं 24 घंटा। तो फिर वो सीट तो खींवसर तो उनकी फिक्स सीट है, वो वहाँ से कोई नहीं हरा सकता उनको। अगर मोदी भी आ जाए ना वहाँ, अगर मोदी जी भी आ जाए ना तो भी नहीं हरा पाएंगे हनुमान बेनीवाल। हाँ अच्छा ठीक। ताली क्यों जा रहे हो आप लोग? थोड़ी पार्टी कार्यकर्ता हो यार आप लोग। सब लोग को सरकारी नौकरी चाहिए, ताली हो जाके क्या करोगे? हाँ ठीक है, मैं समझ गया हनुमान बेनीवाल के फैन है। हाँ हाँ जी। क्या आपके लिए है सबसे बड़ा मुद्दा? क्या जैसे हनुमान बेनीवाल सांसद हैं यहाँ से, क्या काम किया उन्होंने 5 साल में? काम किया जैसे यहाँ पर रोड है वो बिल्कुल भी बहुत खराब सड़क है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। नागौर में खराब सड़कें हैं, अभी काम चल रहा है इसका। ये बात नहीं है कि अभी बजट पास हो रखा है, काम चल रहा है इस सड़क का। जो मानसर से वल्लभ चौक तक काम चल रहा है इस सड़क का। और पहले ये सड़क यहाँ बिल्कुल भी मतलब धूल और जैसे बहुत समस्याएं होती थी ट्रैफिक में और सभी आने जाने में, यातायात में। और जैसे यहाँ पास में भी विश्वविद्यालय तो महाविद्यालय या मिर्धा कॉलेज में जो छात्र आते थे उनके लिए भी यहाँ बहुत परेशानियाँ होती थी। और हनुमान बेनीवाल तो मतलब किसानों और सभी क्षेत्र के जो लोगों के लिए वो बहुत ही मतलब अच्छे नेता हैं। यहाँ पे एक पुल बन रहा है बहुत साल से, सही बात है? पुल कितने टाइम से बन रहा है? वो सियार साहब के टाइम से बन रहा है बहुत और ज़्यादा टाइम हो गया। 8-9 साल हो गए, पुल बन नहीं पा रहा। किसकी जिम्मेदारी है वो? जिम्मेदारी वो ठेकेदार की और शायद कुछ अनबन है प्रशासन की या नेता वगैरह की। तो इसमें जो यहाँ से विधायक हैं, क्या नाम है, मोहन राम चौधरी, उन्होंने कैसा काम किया? भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल से वायुवृद्ध विधायक हैं, 71 साल लगभग उम्र है उनकी। पता नहीं, निष्क्रिय रहते हैं, हम तो कभी देखते ही नहीं। मोहन राम जी निष्क्रिय रहे? निष्क्रिय रहे, हमने तो कभी नहीं मांगे भी नहीं की इस बार। अच्छा, लेकिन ये सीट से पिछले मोहन राम जी और उसके पहले भी आपके ये हबीब जी लगातार भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से 4 बार से विधायक है। पिछले 4 बार से बीजेपी का विधायक है। कैसा काम हुआ है 15 साल में? 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। इसी से यहाँ की जनता में रोष है, नाराज है। आपको अभी आपने नागौर घुमाई होगा, देखा होगा सिटी की क्या हालत है, इसीलिए विरोध हो रहा है। हम चाहते हैं कि काम होने के साथ साथ सभी क्षेत्र में विकास जाना जरूरी है। जैसे अभी एक एमएसपी की मांग चल रही है कि एमएसपी एक्ट बनना जरूरी है। अभी जो यहाँ नागौर क्षेत्र है वो मूंग के लिए प्रसिद्ध है, तो अभी एमएसपी पर सिर्फ 25% खरीद हो रही है। मूंग की खेती ज़्यादा होती है। मूंग की खेती ज़्यादा होती है, तो हम ये चाहते हैं कि एमएसपी एक्ट पर लगभग 100% खरीद वो एमएसपी पर ही हो। एमएसपी एक्ट बनना जरूरी है। बीजेपी के अंदर केंद्र सरकार में इसी विरोध की वजह से जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम एमएसपी एक्ट लाएंगे तो इसी वजह से किसान आंदोलन वापस हुआ था, जबकि आज तक उस एक्ट पर कोई अमल नहीं किया गया है। तो एक नाराजगी वो भी है कि एमएसपी पर खरीदारी होनी जरूरी है। ठीक, आप ज़्यादातर लोग क्या किसान परिवारों से हैं? किसान परिवार से ज़्यादातर लोग, तो सब किसान हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए जो किसान आंदोलन का मुद्दा था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। सड़कों की सड़कों राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्वीकृत हनुमान बेनीवाल ने सड़कें कराई। कितनी कराई?
मतलब 33 जिलों में सबसे ज़्यादा नागौर की टॉप है, जो हनुमान बेनीवाल ने स्वीकृत करे। सड़कें जब तक अच्छी नहीं होती तब तक मैं नहीं मानूंगा भाई। अभी काम प्रगति पर है, काम कार्य चल रहा है। यही हो रहा है, विकास कार्य 15-20 साल से प्रगति पर है। कितनी सड़कें बनी भैया आप बताइए हनुमान बेनीवाल के समय में? उनके सांसद निधि से कोई बता सकता है? हाँ, ये पूरी बन रही है ना चारों तरफ, नागौर के रिंग रोड की तरफ 4 लाइन। ये हनुमान बेनीवाल नहीं स्वीकृत करे, ये पहले भी थी लेकिन मांग लेकिन स्वीकृत हुई नहीं। अच्छा। इस बार हनुमान बेनीवाल जी ने करो, ये भी काम चल रहा है, आपने देखा और क्या काम कराया इसके अलावा? एक काम और हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पे क्या काम कराया? और मेनली तो यही है अभी, यही है, एक ही काम है, एक ही उपलब्धि है 5 साल की। हाँ, अलग अलग गांवों में अलग अलग काम करे। हर स्कूल में 3-3 4-4 कमरे बने, और हर जगह मतलब किसी भी समाज के या किसी भी अन्य समाज के गरीबों के, जैसे जोधपुर में भूंगरा वो गैस कांड हुआ था, वहाँ पे हनुमान बेनीवाल आधी रात को 2 बजे रात को यहाँ से चलकर वहाँ मुद्दा उठाया। 25 सांसदों में केवल एक हनुमान बेनीवाल था जिसने वो मुद्दा उठाया। वहाँ राजपूत समाज के भी सांसद थे लेकिन वो किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन हनुमान बेनीवाल को स्पीकर ने टोका था, फिर भी वो मुद्दा उठाया था। अच्छा, राहुल गांधी केंद्रीय राजनीति में कुछ नए शगुफे, कुछ नए वादे लेकर के आए हैं, जैसे कि एक है जाति जनगणना। क्या है, क्या आपको क्या लगता है? आप नौजवान हो, क्या सोचते हो उसके बारे में? हम राहुल गांधी जी के इस मुद्दे के साथ हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या फायदा होगा इससे? फायदा होगा, जितनी जाति होगी उनको उतना हक मिलेगा। तो आपको ये लगता है कि जाति जनगणना जब पूरे देश में होगी तो कितनी आबादियां हैं उस हिसाब से तय होगा, जिसकी जितनी आबादी होगी उस हिसाब से रिजर्वेशन होगा, तो ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ेगा। उम्मीद है आपको? हाँ, मौजूदा सरकार ने ओबीसी रिप्रेजेंटेशन के लेवल पर बहुत, ऐसा वो कहते हैं, क्लेम करते हैं, हमने बहुत काम किया है। मौजूदा सरकार जो है, उन्होंने इस समय, इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो भी एक पिछड़े समाज से, दलित समाज से आते थे, अभी एक आदिवासी राष्ट्रपति उन्होंने बनाया। उनकी कैबिनेट में बड़ी संख्या में ओबीसी मंत्री हैं। उन्होंने ओबीसी रिप्रेजेंटेशन पे कैसा काम किया आप लोगों के हिसाब से? केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर कोई ज़्यादा काम नहीं किया है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण अभी 21% है। जो 21% कोई सी भी भर्ती उठाकर देख लो, हमें 10% आरक्षण ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी ज़रूरी है। जैसे EWS एक अलग विभाग बना दिया और उसे 10% आरक्षण दे दिया, जबकि उनकी जो पूरी जनगणना कराई जाए तो उनका उतना क्राइटेरिया नहीं है जितना कि ओबीसी में विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं। तो जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो आंकड़े सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि ओबीसी एक बहुत ही अति पिछड़ी जाति में आ गई है, क्योंकि उनको 5% ही आरक्षण नहीं मिल रहा है। जो 21% आरक्षण था वो भी पूरा नहीं मिल रहा है। अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी यही है जिसमें 21% आरक्षण से सीटें काफ़ी आनी चाहिए थी, लेकिन 5% सीटें आई हैं उसमें। तो इसी वजह से नाराज़गी है। जबकि EWS जो एक छोटा सा विभाग है, ओबीसी के समकक्ष एक छोटी जाति है, उसको भी फिर भी 10% आरक्षण मिल रहा है। तो इसी विरोध कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी जरूरी है। ठीक है, आप लोगों ने अपने पसंदीदा नेताओं का जिक्र किया, ये भी बताया कि पहले किसको पसंद करते थे और आप किसको करते हो, पूरा अधिकार है आप लोगों को। कोई ऐसा नेता जिसका जिक्र नहीं हो पाया और आपको लगता है कि इस एक नेता से मुझे उम्मीद है, सिर्फ राजस्थान का नहीं, केंद्र स्तर का भी कोई, देश में कोई ऐसा नेता कोई समझ में आता है? हाँ, नहीं, क्या? अब राहुल गांधी से ही है सर उम्मीद। राहुल गांधी से उम्मीद है। थोड़ा राहुल गांधी के बारे में आपकी राय मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि 14 और 19 में आप में से ज़्यादातर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। उनके बारे में राय पहले कुछ और थी क्या? हाँ, पहले वो इतनी राजनीति की समझ नहीं रखते थे, यहाँ के नए थे, लेकिन अभी वो भारत जोड़ो यात्रा की है ना, उसके बाद उनका पूरा चेंज हो गया है। अब वो जानते हैं, जनता के पास जाते हैं, गांव फिरते हैं, तो उनको पता हो गया कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं। तभी तो इन्होंने पहले ये ओबीसी वाला मुद्दा उठाया अभी लोगों से पूछ करके, और फिर ये जाति जनगणना वाला इनको आदमी पता चला और ये मुद्दे उठाए इन्होंने ओबीसी वाले। ओबीसी में नहीं है ना कार्य, वो आगे मंतवान नहीं है, वित्त सचिव नहीं है, उन्होंने बोला था ना, तो इसलिए हम अभी भारत को क्या बेहतर समझने लगे। यात्रा के बाद भी राहुल गांधी की छवि में बहुत सुधार हुआ है। ये बीजेपी गवर्नमेंट का एक प्रोपोगेंडा है कि ये इसकी स्पीच की कटिंग करके इसका मतलब छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। ये अच्छी बात नहीं है। IT सेल के द्वारा राहुल गांधी की एक छवि नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धरातल पे कुछ नहीं जानते, ये विदेश से आए हैं, यहाँ सिर्फ राजनीति करने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ की हर चीज़ को, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत अच्छा है। और जातिगत जनगणना वाला सिस्टम इनका राहुल गांधी का अच्छा है काफ़ी कुछ, और उम्मीद है जनता को। 14-19
उस समय आप लोग उम्र कम रही होगी, शायद वोटर भी आप में से कुछ लोग नहीं रहे होंगे। 14 में थे, विकास की बात की थी, पर 19 में थे ना, 14 में हो सकता है नहीं रहे होंगे, परिवार वालों ने वोट किया होगा। मेरा सवाल वही था कि लेकिन उस समय राहुल गांधी के बारे में आप लोग क्या, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि जिस आप जिक्र कर रहे हैं कि क्लिप काट करके उनके बारे में भेजी जाती है, दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के बारे में करते ही हैं, लेकिन क्या आप में से कोई उसका शिकार हुआ था क्या? उस पर यकीन करने लगा था क्या कि हाँ? उस टाइम मतलब इतनी समझ नहीं थी राजनीतिक, तो सब ऐसे ही मतलब जैसे उसमें दिखाते थे वैसे ही मानते थे, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। तो ऐसे मतलब कई मुद्दे उठा के उनको मतलब उनकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश की गई। बाकी वो जो राजनीतिक समझ रखते हैं उनके पास बहुत अच्छी है। और अभी मतलब जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में है, वो जनता से काफ़ी जुड़ गए हैं, जनता उनके साथ है। अब उसका जिक्र हुआ ये, तो आप लोग अपनी राजनीतिक समझ कहाँ से बनाते हो कि मतलब क्या चीज़ है? जैसे अभी नहीं था तो व्हाट्सएप पे ही पढ़ रहे थे, जो आया उसको सही समझा, लेकिन अब क्या है? ट्विटर है मेन तो, और यूट्यूब पर देखते हैं, ललन टॉप देखते हैं। ललन टॉप भी एक तरीका है। टीवी न्यूज़ चैनल से हमें अब ललन टॉप पे भरोसा है, वो अच्छा लगता है हमें। अभी तक ठीक न्यूज़ दिखाता है बस जैसे, तो हम उसी को ही देखते हैं। यूट्यूब और ट्विटर 2 ही चैनल हैं अब तो, ये 2 ही है। ट्विटर पे हो आप? ट्विटर पे क्या देखते हो? देखो, सबसे ज़्यादा विरोध की बात ये है कि जो टीवी पे चैनल है ना, वो असली मुद्दे होते हैं जनता के, वो कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। जो मुद्दा है ही नहीं असलियत में, धर्म का, इस टाइप के मुद्दे उठा रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि पब्लिक को असलियत पता ही नहीं चलती, अपने मुद्दे कौन से हैं उनसे भटकाया जा रहा है। असली मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। ज़्यादा कर रही है बीजेपी, धार्मिक राजनीति ज़्यादा कर रही है। सिर्फ हिंदुओं के लिए बोल रही है, वो गलत है ना। इससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम के दंगे वगैरह, सब ज़्यादा हो रहे हैं। अभी तो भरतपुर में हुए थे, मणिपुर में हो रही थी। महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं उठाता है, सिर्फ धार्मिक मुद्दे हैं बस। महिला आरक्षण विधेयक अभी ये लेके आए, उसका नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसका नाम है। आप लोगों ने पढ़ा उसके बारे में? हाँ सर, ये मुद्दा है, पर ये इनको उनकी देखो कि आप उनको कितनी महिलाओं को टिकट दिया बीजेपी ने, कांग्रेस से वो कम टिकट दे रहे हैं। अगर वो आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं तो बिना आरक्षण भी तो टिकट दे सकते हैं ना। तो महिलाओं को ऐसे ही आगे बढ़ाओ, आरक्षण देंगे फिर बढ़ाएंगे, कोई दूसरा प्रतिनिधि राज करेगा। इससे अच्छा है कि वो अपने आप से महिलाएं आगे बढ़े। तो ये आरक्षण का मुद्दा अच्छा है, पर मतलब असलियत में देना चाहिए। इनका ये कहना है कि जमीनी स्तर पर सही करना चाहिए। आप ये कह रहे हो, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करिएगा, कि आप अधिनियम, वंदन अधिनियम लाए हो, अभी लागू नहीं हुआ है, हो सकता है अगले चुनाव तक लागू हो, पर ये जो इस बार जो टिकट दिए उसमें महिलाओं को कम टिकट दिया है बीजेपी ने। अगर वो उसकी नीयत अच्छी है महिलाओं को लेकर तो ज़्यादा देना चाहिए, ये कह रहे हो? मतलब देते हैं उस हिसाब से। अशोक गहलोत सरकार पे ना भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हैं। उधर से वो की आवाज़ आई, हाँ, सहमति की आवाज़ लगे हैं, आरोप तो लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। फिर आप कैसे, मतलब जब आप कह रहे हो तो इसको कैसे, हर सरकार के लगते हैं? हर सरकार के लिए भाई इनके बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो आप देखिए तमाम, अब ठीक है, आप लोग ये हो सकता है ये कहें, आप ज़्यादातर लोग कांग्रेस समर्थक हैं कि ईडी भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है और किसी बीजेपी नेता के यहाँ छापा नहीं मारती। तथ्यात्मक रूप से ये बात सही भी है, लेकिन मौजूदा सरकार में लगे भ्रष्टाचार के आरोप आपके लिए मुद्दा नहीं है? मुद्दे हैं तो हम वोट भी कहाँ कर रहे हैं कांग्रेस को। नहीं करेंगे कांग्रेस को आप वोट? ये यहाँ पे इकलौते मिले मुझे अभी जिन्होंने कहा कि नहीं करेंगे कांग्रेस को वोट। हाँ, तो हमारा जेल पड़ता है ना विधानसभा, तो वहाँ आप आरएलपी को करोगे? हाँ, आरएलपी को करोगे, पर आरएलपी भी बाद में कांग्रेस से समर्थन सरकार में आ गई तो अब वो अलग बात है। हमारे जो एमएलए है ना कांग्रेस के, उन पे ज़्यादा है भ्रष्टाचार वाले मुद्दे। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मतलब नागौर में है ना, तो उन्हीं पर है सबसे ज़्यादा। अच्छा, जाहिल एमएलए ने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया। हाँ, नागौर बीजेपी 100% पूरी भ्रष्टाचार है। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस 60% भ्रष्टाचार है, बीजेपी पूरी 100% भ्रष्टाचार है। क्योंकि बीजेपी सीधी नोक लगाते हैं, कांग्रेस पेपर लीक करके लगाती है, बीजेपी सीधी नोक लगाती है। केंद्र सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार में ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार, आपकी जो इसके पहले यूपीए सरकार थी मनमोहन सिंह की, उसमें भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगी। हालांकि उसके पक्ष में भी कई मतलब इस तरह की बातें हैं कि साहब 2G में क्या साबित हुआ, कोयला घोटाले में क्या साबित हुआ, लेकिन तमाम अनियमितताओं की आरोप लगे कांग्रेस में। मौजूदा 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घोटालों का स्तर थोड़ा कम नहीं हो गया राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं, तो घोटाले तो होते ही रहते हैं। मेरा तो मानना है। कौन सा हुआ बताइए ना? अडानी, अब देखो अडानी अंबानी हुआ, इसका मैं जो ज़्यादा जानकार नहीं है, लेकिन देखो मेरा मानना यह है, तीसरी पार्टी लेके आओ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों वैसे थोड़ी थोड़ी भ्रष्टाचार है ही है, दोनों मिली जुली है। तीसरा मुद्दा कोई भी ले रहा हो, जैसे आम आदमी पार्टी है, रालोपा है, एएसपी है, तीसरे समर्थन पार्टी, ताकि इनका गठबंधन नहीं बने तो अच्छी सरकार आएगी। ठीक है,
हाँ जी, हाँ, इस पे कुछ कह रहे थे आप। ये जो भ्रष्टाचार के आरोप यूपीए के समय बहुत सारे थे और केंद्र में इस समय नरेंद्र मोदी सर पे कम। इसी वजह से तो कांग्रेस गई है। भ्रष्टाचार ज़्यादा थे तो ये कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है कि हमारा ज़्यादा था, तो ये मोदी जी को मौका मिला है। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ सुधार नहीं किया कि भ्रष्टाचार अभी पता नहीं चल रहा आम पब्लिक को और बहुत उच्च लेवल पे हो रहा है। ठीक है, कौन आपने 3 मुद्दों का तो जिक्र, हाँ आप कुछ कह रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार हुआ वो निजीकरण के माध्यम से बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। जो रेलवे अदर है उसमें निजीकरण अपने पर्सनल व्यक्तियों को दिया जा रहा है, जिसमें बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध होगा। इसमें गरीब आदमी, जैसे मान लो रेलवे की वंदे भारत ट्रेन चलाई, किसकी वैकेंसी है, किस व्यक्तियों को लगा, किसी को आज तक पता नहीं। वही जैसे निजीकरण नहीं होकर गवर्नमेंट सेक्टर में रहते तो वैकेंसी भी आती है और गरीब बच्चा वहाँ पर जाके आराम से जॉब मिलता है, उसको रोजगार मिलता है। जैसे सारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर बीजेपी उसको निजीकरण करती है तो वो भारत की जनता के लिए एक नुकसानदायक साबित होगा। ठीक है, 370 हटाई गई, क्या आप में से किसी के लिए वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है? हाँ, लोकल के लिए मुद्दा नहीं है वो सर। हाँ? लोकल नहीं, मुझे पता है ये विधानसभा के चुनाव में मुद्दा नहीं है, पर आप राष्ट्रीय स्तर पे सोचते तो एक। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो तो शुरुआत में कर दिया, लेकिन अभी नहीं कर रहे ना। उस टाइम तो हमने भी वोट दिया था, लेकिन अब वो उनके विकास बात चेंज हो गई। अब तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, वो धार्मिक पूरी राजनीति कर रहे हैं मोदी। हाँ, आप क्या सोचते हो? हाँ, वो सब मुद्दा नहीं है। आपके लिए मुद्दा नहीं है। देश का सबसे चौथा स्तंभ मीडिया को मानते हैं। जो बड़े न्यूज़ वाले हैं, मतलब उस टाइम में ना तो मतलब मणिपुर जल रहा था तो तब सीमा और सचिन को दिखा रहे थे, मतलब और मोदी जी ने मतलब मणिपुर के बारे में कोई ज़्यादा विषय ऐसी नहीं, मतलब रुचि नहीं दिखाई। अब पाकिस्तान में बोल रहे थे कि टमाटर इतने महंगे हो गई, वो हो गई, तो ये क्या मतलब नहीं है। और इधर हमारे इंडिया में हुआ तब कोई बोला ही नहीं। कन्हैया कुमार को मार दिया ना मुसलमान ने, कोई हत्या कर दी उदयपुर में। कन्हैया लाल उस पे हर रैली में बोल रहे हैं, लेकिन मणिपुर पे एक बार भी नहीं बोला मोदी जी। वो गलत है ना, अपनी सरकार में कुछ हो तो उस पर बोलते नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ हो तो उस पर ज़्यादा बात करते हैं। हर बार यही बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने योजना कुछ नहीं बताई यहाँ के में हमने यह किया ये किया। अभी नागौर आए थे तो कुछ नहीं है कि ये घोषणा, और नहीं ये बता पाए कि हमने ये किया है। नहीं, बीजेपी घोषणा पत्र में कुछ ऐसा है कि हम उसको वोट दे सकें। घोषणा पत्र पढ़ते हो आप लोग? देखते हो? हैं? 2.5 लाख की है, अभी 2 लाख क्या है बताओ घोषणा पत्र? दोनों पत्र में 2.5 लाख की है कि नौकरियां देंगे, लेकिन 2 लाख के लगभग तो दे दी है कांग्रेस ने इस साल में। वो 50-60 हज़ार अभी प्रक्रिया दिन है। नहीं तो उसमें अभी भर्तियां नहीं हुई ना सारी। नहीं तो 50-60 हज़ार हो जाएंगी ना, तो 2.5 लाख तो इन्होंने दे ही दी इस बार। मान लो 2 लाख तो दे ही दी, तो 2.5 लाख दे के क्या करोगे? अब तो ज़्यादा देनी चाहिए ना। और ये वो गैस सिलेंडर वाला है, तो अभी गहलोत ने कल ही कहा था कि हम 400 में दे देंगे, राजस्थान ने कहा था, उन्होंने कहा 450 में। तो फिर ये के मतलब नहीं, ये तो उसी की योजना है कांग्रेस की, तो कुछ नया नहीं किया। एक वो किया है कि वो पेंशन है, पेंशन वैसे ही गहलोत ने बढ़ा दी, और 12,000 किया, 6,000 से 12,000 किया। एक ही एक और ठीक है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ा? किसानों के 2,000 से क्या होता है? 4 महीने में 2,000 है सिर्फ। तो ऐसा कोई प्रभावी मुद्दा नहीं है। के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। गहलोत की ऐसी योजना है, चिरंजीवी योजना हुई, पेंशन योजना हुई, ओपीएस हुई, ऐसे बहुत कांग्रेस के इस बार बहुत अच्छे मुद्दे हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी इसमें आई है ना गवर्नमेंट में, केंद्र में, उसके पास 3 ही मुद्दे थे, 370, राम मंदिर और धार्मिक आधार पे ये काम हो गए। अब कोई मुद्दा नहीं है। धर्म के अलावा बीजेपी कभी कोई बात ही नहीं करती। मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग की बीजेपी के पास कोई पॉलिसी नहीं है, नहीं कोई मुद्दा है। ठीक है, अब मेरा एक सवाल आप लोगों से। 2013 में आप लोगों को पता है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर दंगे हुए थे, सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था, और उसको इस तरह से देखा गया कि एक समाज, जो आपका समाज है, जाट समाज, और मुसलमान समाज आमने सामने थे और टकराव हुआ। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बहुत बदली, है ना। जबकि जो दोनों समाज के लोग पहले मिल करके एक जगह वोट डालते थे, वो अलग अलग हो गया। जब आपने वो खबरें पढ़ी, और छोटे रहे होगे, बाद में उसके बारे में सुना होगा, तो आप लोग उसको कैसे देखते हो? वही है कि उन दंगों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। जो ग्राउंड लेवल पर वहाँ थे, जो जिस प्रकार दंगे हुए थे, छोटी बात थी, उनको एक विश्व व्यापल पर खबर बनाने के लिए बड़े तरह से सांप्रदायिक दंगे बनाए गए थे। तो वो जानबूझकर दंगे बनाए थे। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है हर परिवार में, किसी में देख लो आप, कहीं पर भी छोटी मोटी लड़ाई होती है। उन लड़ाइयों का सॉल्यूशन ये है कि उन लड़ाइयों को वहीं पर ख़त्म करना चाहिए, न कि उछला जाए। तो बीजेपी सरकार ये चाहती है कि हम सांप्रदायिक दंगों को, जन भावना को आहत करके हम वोट ले सकते हैं उनसे। वो एक फैक्टर बना रही है। जातिगत भावना है वो ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो सांप्रदायिक दंगे वाली हिंदू मुस्लिम जो फैक्टर है, इनको बंद किया जाए। और वोट है जो भी आप मांगते हो, काम के आधार पर, फील्ड में जो हो रहे हैं, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमने यहाँ हॉस्टल में रह करके महसूस किया है। उस जो आरक्षण था, ओबीसी आरक्षण को, हम में से उन सभी युवा साथियों ने उस आरक्षण को भुगता है। क्योंकि हम लगभग, हमारे साथ में जो युवा 50-60 ऐसे युवा थे जो उस समय 1 या 2
नंबर से वंचित रहे थे, तो अगर वो ओबीसी आरक्षण उस समय नहीं होता तो उन सारों का आज नंबर आ गया होता था और आज वो कहीं पर नौकरी कर रहे होते थे, जबकि अभी वो बेरोजगार हैं। तो हमने वो झेला है दर्द, हम एक किसान के बेटे हैं तो हमने वो किसान आंदोलन भी झेला है और हमने ये ओबीसी आरक्षण भी झेला है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हमारे ये मुद्दे ज़रूरी है, न कि ये कोई जो दंगे हैं, जो लड़ाई हैं, इनको हम चाहते हैं कि ये शांति रहे, इनको उछाला नहीं चाहिए, ज़्यादा फील्ड पर काम होना ज़रूरी है। ठीक है, 2024 के चुनाव में भी थोड़ा समय है पर बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ये आपने जो मुद्दे बताए वो आपके प्रदेश स्तर के मुद्दे थे। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे संक्षेप में आखिरी कमेंट है, आप लोगों के हिसाब से 2024 में क्या होंगे? 2024 में क्या होगा, क्या सोच के युवा वोट देगा? 2024 में तो बीजेपी का तो दिख ही रहा है। पिछले जैसे सारा रिकॉर्ड देखें तो यही है कि काम तो क्या था इनका, मोदी जी का यही धार्मिक वाला ही है सारा, नई चीज़ तो कुछ है नहीं। वो ये कहते हैं कि नितिन गडकरी ये क्लेम करते हैं कि जब से वो सड़क परिवहन मंत्री बने हैं तब से प्रतिदिन जितने किलोमीटर सड़कें बन रही हैं इतनी कभी नहीं बनी। हाँ, नितिन गडकरी जी के बारे में मेरी अच्छी राय है। हाँ, वो तो उनका तो अच्छा काम है। वैसे बीजेपी में एक ही बंदा है, नितिन गडकरी, काम कर रहे हैं वो। सिर्फ नितिन गडकरी ही अच्छे नेता है बीजेपी में और उनको ही दबा रही है बीजेपी, फॉलो कर रही है उनको ही दबा रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? आप लोग ये महसूस करते हैं प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी के बीच में अच्छी संबंध नहीं है? नितिन गडकरी को भी नहीं चाहते, अनबन है उनके पास। अच्छा, भाजपा का कोई नेता अच्छा लगता है और नितिन गडकरी के अलावा सिर्फ यूनुस खान लगते थे, वो अब भाजपा में नहीं है। यहाँ माइक पे बोलिए। यूनुस खान लगते थे जो यहाँ के मतलब परिवहन मिनिस्टर थे, वो अब नहीं है भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वसुंधरा राजे के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। वो धर्म के आधार पर मतलब उनका टिकट काट दिया। उनका काम था वो यहाँ से खड़े होते, पिछली बार भी उनको टोंक भेज दिया, यहाँ से होते तो जीत जाते, अब की बार होते तो भी जीत जाते। पर वो कहाँ डीडवाना से लड़ रहे हैं ना, डीडवाना से लड़ रहे हैं। नागौर में और डीडवाना में सड़कों का सबसे ज्यादा काम उन्होंने ही किया है। जो मतलब ये जो सड़कें हैं ज्यादातर वो उन्हीं की बनाई हुई है, वही है, 5 साल से वही चल रही है। अच्छा, आप लोग ऐसा क्या, एक आखिरी चीज़ ये कि आप लोग सभी एक ही समाज से हैं, तो कभी ऐसा होता है कि समाज तय करता है कि कहाँ वोट करना है इस बार, जिस बार समाज ने तय किया? क्यों नहीं, हमारे मतलब सब खुले हैं, जिनको जो अच्छा लगता है कैंडिडेट वही वोट। आप सभी लोग, ज्यादातर लोग अभी एक ही तरफ के समर्थक लग रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हमारे मुद्दे एक ही है ना, सबके युवाओं और किसानों के और विकास के ही मुद्दे हैं। धर्म की राजनीति नहीं है और ये तुष्टिकरण, प्राइवेटाइजेशन ये नहीं है। अब जैसे यहाँ पर इस सीट की बात करें, हरेंद्र मिर्धा वर्सेस ज्योति मिर्धा, दोनों जाट हैं, तो फिर चुनाव किस आधार पे होगा? हाँ, हंसी मुद्दों की राजनीति होगी, पार्टी के आधार पर, पार्टी के आधार पे, चिकित्सा और शिक्षा के आधार पर होना चाहिए। चिकित्सा और शिक्षा दोनों क्षेत्र में काम हुआ है, होना है। नागौर तो बहुत पिछड़ा हुआ है दोस्त, जितना बड़ा जिला है उस हिसाब से। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नागौर जिले में भी काम हुआ और कांग्रेस की सरकार ने इसमें बहुत अच्छे प्रावधान किए, जैसे ये चिरंजीवी योजना है और भी ऐसी योजना निकाली जिससे चिकित्सा और शिक्षा में सुधार करते हैं। आम आदमी को यही फायदा होना चाहिए। चिकित्सा और शिक्षा अगर अच्छी होगी ना तो ही आम जन को फायदा होगा उससे। ठीक है, अच्छा, क्विक सर्वे एक छोटा सा, यहाँ बताइए, यहाँ का सबसे बड़ा समीकरण क्या? ये बात सही है जो मैं कह रहा था कि हबीबुर रहमान निर्दलीय रहते हुए मुसलमानों के जितने वोट इस सीट पे काटेंगे उतना फायदा ज्योति मिर्धा को है? बिल्कुल, ये एकदम सीधी और साफ दिख रही है। मुस्लिम वोटर कौन जीत रहा है फिर आपके साथ? अभी चांसेस क्या है? अब आप किसको वोट दे रहे हो उसको किनारे रखो। आप हाँ, लगभग अमूमन गाँव में तो मतलब 50-50% बता रहे हैं दोनों के वोटर। शहरों में तो बीजेपी आगे रहती है। सिटी तय करेगी, प्लस मुस्लिम वोटर है ना वो तय करेंगे कि किसकी सरकार बनानी। क्या यहाँ का समीकरण? अभी टक्कर है, कुछ बता नहीं सकते, कह नहीं सकते कौन आगे। अभी पर है, अभी कितने वोट लेते हैं मुसलमान के। हाँ, यदि ज्यादा लेंगे तो ज्योति जीतेगी, नहीं तो हरेंद्र जी। ठीक है। हाँ, योजनाएं है ना कांग्रेस पार्टी की, उसके आधार पर ज्यादातर लोग जो दोनों तरफ ही नहीं है वो कांग्रेस को देख हरेंद्र मिर्जा जी को। पर शहर में, नागौर शहर से हमेशा ये रिवाज रहा है कि बड़ा चंक वोट जो है बीजेपी को जाता रहा है ना? बिल्कुल, हाँ, शहर से मतलब हरेंद्र जी मात्र शहर से ही खाते हैं ज्यादातर। उनका चुनाव का अधिकतर देखने में यही है। अब आप हमारे रमेश जी है, उनसे थोड़ा बात कीजिए। हाँ, रमेश जी, क्या परिचय आपका? मैं रमेश गवाड़ा, विधानसभा सदर क्यों सदर से हो, राजनीति में सक्रिय भी हो आप? थोड़े बहुत वो मुझे जैकेट देख के लगा। किस पार्टी से सक्रिय हो? मैं पार्टी तो नहीं है, लेकिन विचारधारा आरएलपी के सामने रहना। विचारधारा आरएलपी के सामने। तो या चलो, अब मुझे नागौर के अलग अलग जो सीटें हैं, नागौर में 10 सीटें हैं ना, क्या है आपका इक्वेशन, कहाँ क्या क्या हो रहा है? लगभग नागौर और क्यूंसर
और पर्वत सर, यहाँ पे तो बीजेपी आ रही है। नागौर, खींवसर और पर्वत सर। हाँ। खींवसर में हनुमान बेनीवाल हार रहे हैं? हाँ, हार रहे हैं इस बार। अच्छा, और आप आरएलपी में ही सक्रिय हो? नहीं। हाँ, आरएलपी के विपक्ष में। आरएलपी के विपक्ष में सक्रिय हो? हाँ। तो फिर वो विपक्ष क्या है? उसका भी तो बीजेपी कांग्रेस कौन सा है? जो भी हो, जो टक्कर में होता है ना। अच्छा, उनके साथ रहता है। अच्छा, ठीक है, ये देखो। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, और बाकी सीटों में कहीं पे कांग्रेस है, कोई कुछ पे पता नहीं चल रहा है। अच्छा, कहाँ कांग्रेस? कहाँ पे कांग्रेस? जैसे रेगणा है और लाडनू में कांग्रेस आ रही है। अच्छा, इनके हिसाब से यार ये तो भाई साहब हनुमान बेनीवाल को हरवा रहे हैं। पर्सनल इनका है, कोई मोटिव हो सकता है। नहीं, ईमानदारी वाला एक क्वेश्चन बताइए, क्या है वहाँ खींवसर में? क्या इक्वेशन? खींवसर में सीधे हनुमान बेनीवाल जीत रहे हैं। ये उनका कोई व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, वैसे कोई नहीं है। यहाँ खींवसर से कोई नहीं हरा सकता हनुमान बेनीवाल को। आरएलपी भारी मतों से जीतेगी और होना भी चाहिए। एक तीसरा गठबंधन ऐसा होना चाहिए। इस बार लग रहा है कि आरएलपी लगभग 10+ सीटों पर आएगी, तो एक गठबंधन रहेगा। अब मिलीजुली सरकार बनेगी तो वो मुद्दा रहेगा। जब भी हनुमान जी बेनीवाल गठबंधन करेंगे तो वो अपनी बात रखेंगे कि भाई अगर किसानों के साथ, युवाओं के साथ ऐसा होगा तो ही मैं गठबंधन करूं। आपको आस है कि कांग्रेस से शायद उनका गठबंधन हो जाएगा? हाँ, आस भी है और होगा। और फिर शायद वो मंत्री बन जाएं और आपके मुद्दों को मंत्री बनना हमारे लिए मंत्री बनना जरूरी नहीं है। हमारे लिए ये जरूरी है कि अगर उनकी 10 सीटों का प्रभाव रहेगा तो काम जिस प्रकार उन्होंने बीजेपी के साथ, किसानों के साथ अत्याचार हुआ तो अपना गठबंधन वापस ले लिया था, तो वो सोच समझ के ही गठबंधन करेंगे और उनका जो प्रभाव है वो हमेशा ही यहाँ पर ऊपर आए। उसके लिए 10 सीट आनी भी तो पड़ेगी पहले। आ जाएगी 10 सीट। नहीं, 10 तो यार थोड़ी ज्यादा बता दी। नहीं, 10 थोड़ी ज्यादा, वो भी असर है। सीटें टक्कर में है, 10 सीटों पे फाइट है। ये फाइट है। एक बाईतू से फाइनल खींवसर। अच्छा, नागौर से तरफ खींवसर है और इधर जे पर्वतसर है। पर्वतसर में क्या हो रहा है? डेगन है। लगभग 10 में से 4 सीटें नागौर में पक्का आरएलपी के आ जाएगी। 10 में से 4? 10 में से 4। वो बहुत जोर से हंस पड़े इस बात पे, बहुत जोर से हंसी छूटी है उनकी। वो हंसी मजाक करना, खुश मिजाज, बहुत अच्छा आदमी, खुश मिजाज आदमी है। अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया। ये मृधा छात्रावास है, नया छात्रावास बना है नागौर में। यहाँ पर नौजवानों से जो सभी लोग जाट समाज से हैं, क्योंकि जाटों का ही छात्रावास है, उनसे ये बातचीत आप सुन रहे थे। जाट नौजवान क्या सोच रहा है, उसके लिए राजनीतिक चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये बातचीत आपको इस बातचीत से आपको ये समझ में आया होगा। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है, नागौर में हैं हम। जो भी यहाँ की राजनीतिक तस्वीर है वो आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। मेरा नाम है कुलदीप, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।